हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे यूपी पीसीएस के पेपर जो कि ओनली आईएएस का टेस्ट पेपर है 2024 के लिए हम करवा रहे हैं। तो हिस्ट्री का है तो इसको हम करेंगे। तो ये हमारे चैनल है और इसको प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं और घटना चक्र कंप्लीट करवाइए है, सबके कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे टेस्ट कराए हैं, तो सबको एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और हाँ, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे टेस्ट लाते रहेंगे, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो। और इसके पहले हमने आर ओ के लगभग 60-70 क्वेश्चन टेस्ट पेपर करवाए थे। तो चलिए हम अपने वादे को ज़रूर पूरा करते हैं, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का। तो 150 नंबर का क्वेश्चन है। आप एक काम करिए, पहले 140 नंबर 150 नंबर का पूरा अपना A4 साइज में लिख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए, आप भी टेस्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें है, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी और प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। और सी है, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। तो इसमें जो गलत है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि सम्राट अशोक की शिलालेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी खरोष्टी और अरमाइक लिपियों में है। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों है। अतः कथन सी असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। और जो कैलकुलेटर नहीं याद है तो देख लीजिए यहाँ से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे और उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। इसमें से कौन सा कथन सही असत्य है, मतलब गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी गलत, क्योंकि उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात से लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। मिस्र मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया, अतः कथन भी असत्य है। उत्तर वैदिक आर्य, एक मिनट, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इस काल में परिवार पितृ तंत्रात्मक था। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा सत्य है। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, ही गलत है। ऋग्वेद काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में बाल विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी था, अतः कथन भी असत्य है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है बुद्ध जयंती से, तिब्बत के बौद्ध मठों से, बौद्ध मंत्रोच्चारण से, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्रों से। तो कौन सा सही है इसमें सही है ए, बुद्ध जयंती से। और वैशाख याद कर लीजिए, वैशाख बुद्ध जयंती से संबंधित है। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गुप्तचर व्यवस्था से, विदेशी व्यापार से संबंधित समिति से, या मौर्यकालीन डाक व्यवस्था से, केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के मध्य होने वाले पत्राचार से। तो संस्था एवं संचार जो है ये संबंधित था ये गुप्तचर व्यवस्था से। फिर नेक्स्ट, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब विचार कीजिए। तो उसने प्रतिष्ठान को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ था। तो किसमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या तो ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ये जो है याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं। तो माठर वंश को, वशिष्ठ वंश को, मान वंश को, या नल वंश को। तो किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं माठर वंश को। क्या पितृभक्त वंश भी माठर वंश को कहते हैं।
माठर वंश का राज्य जो है महानदी और कृष्णा नदी के बीच में फैला हुआ था और इसे पितृवंश भी कहा जाता है। माठरों ने महेंद्र पर्वत में के क्षेत्र में महेंद्र योग नाम का नया जिला बनाया था। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष शिखर पर पहुंचा। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। उसके काल में यात्री हेन सांग भारत आया। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से सी वाला नहीं सही है। उसके काल में यात्री हेन सांग नहीं आया था। उसके काल में आया था फाहियान। तो हेन सांग किसके काल में आएगा ये आप बताइएगा। मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे। सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया और वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ और शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए। इसमें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया क्या बोलते, महत्तर या पट्टकिल बोलते थे। महाजन जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। अमोघ वर्ष को, कुमारपाल को, जयसिंह सिद्धराज को, विद्याधर को। तो हेमचंद्र जो किसकी सभा को सुशोभित करते थे वो करते थे कुमारपाल को। निम्नलिखित में से वीरकल किसे कहा जाता था। मंदिर, औजार, स्मारक और हथियार को। तो वीरकल कहा जाता था स्मारक को। फिर है इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अगला है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां है तमिल ग्रंथों में उल्लिखित कलायु और करपु शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे। भूमिकर के संदर्भ में, योद्धा वर्ग के संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में, गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में। तो कलाऊ और कारपू जो थे वह संबंधित थे विवाह के संदर्भ से। निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। तो वह संबंधित है ताराज तरंगड़ी से। तो हर्षचरित हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। ये बाणभट्ट द्वारा रचित है। विक्रमादेव चरित बिल्हड़ द्वारा रचित है और इसमें कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रम का वृत्तांत है। अगला निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और दूसरा है राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। दूसरा गलत है क्योंकि 8वीं सदी के पूर्वार्ध में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार पराजित किया। लगभग 740 में पल्लव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, परंतु चालुक्य को 757 ईसा में राष्ट्रकूटों ने समाप्त कर दिया था। अगला है राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। विदेशी यात्री पायस और नूनीज उनके दरबार में आए थे। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्ता माल्यद की रचना संस्कृत में की। तो इसमें से जो सही नहीं है वो नहीं है डी वाला। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त माल्यद की रचना संस्कृत में की, गलत है। तो कृष्णदेव राय महान शासक विद्वान थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद नामक मुख पुस्तक की भी रचना की जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान राज व्यवस्था पर आधारित थी। तब विकल्प सही है जबकि विकल्प डी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए आमिर कोही विभाग की स्थापना की। राजस्व, कृषि एवं मुद्रा एवं सैन्य। तो वो किया था उसने कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलवन, रजिया सुल्तान। तो ये जो किया गया था ये फिरोज तुगलक है राग दर्पण का। तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में संगीत पर मानक भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से किस यात्री ने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विस्तृत प्रतीत होता है। डोमिंग पायस, निकोलो कॉन्टी या अब्दुल रजाक या अफानासी निकीतन। तो ये किया था डोमिंगो पायस ने। तो ठीक है। तो डोमिंगो पायस ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि निकोलो कॉन्टी अब्दुल रजाक फारस के राजत्व का दूत और अफानासी निकीतन रूस का व्यापारी था। 15वीं सदी में तथा दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस एवं पुर्तगाल के फानुआ नुनीज ने 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला है महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने, सुल्तान सिकंदर ने, सुल्तान जैनुल अबिदीन ने या सुल्तान शिहाबुद्दीन ने। तो वो जो किया था सुल्तान जैनुल अबिदीन ने।
खुजाचो इस्लामिया इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो जिनान है, जियारत है, राग सादा है। तो ये जो है वो है जिनान। मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो वो जो सही है वो हो जाएगा केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। नेक्स्ट है 21वां और 22वां। भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और केशववाद के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान करती है, वह है न्याय, चारवाक, अद्वैत, मीमांसा। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये भारतीय दर्शन, तो ये हो जाएगा न्याय। ठीक है। फिर है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो ये जो संबंधित हैं ये वैष्णव संप्रदाय से हैं शंकर देव। श्रीमद शंकर देव का जन्म असम में नौगांव जिले में अलीखपुर में हुआ था। इनका मत वैष्णव संप्रदाय में एक सरल मत था। इस धर्म में मूर्ति पूजन की प्रधानता नहीं है और धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है और इसे ही नैवेद्य तथा भक्ति निवेदित की जाती है। इसी संप्रदाय में दीक्षा व्यवस्था नहीं है। अगला है किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये हैं अकबर। तो अकबर के राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसका उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान को एक साथ संश्लेषित करना था। तो इसलिए से सही है। फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, निजामुद्दीन औलिया, इब्न अल अरबी या बयाजीद बिस्तामी। तो ये जो किया गया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। नेक्स्ट है हुमायूं के संदर्भ में इनके कथन में से कौन सा सही नहीं है? कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली। 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। इनका मकबरा अकबर ने बनवाया था। तो इसमें कौन सा सही है? 26 का। तो इसका मकबरा अकबर ने नहीं बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने किले के निकट उनका मकबरा बनाया था, जो उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। संगमरमर का भव्य गुंबद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ठीक है। नेक्स्ट है अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में इनके कथन में से कौन सा असत्य है? अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। काम्बे ने अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा डी। तो अकबर के गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली थी। मलिक अंबर के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नैसरपुर को जला दिया था। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही नहीं है, पहला। इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, गलत है। तो ये मलिक अंबर ने दक्कन में मराठों के सहयोग से मुगलों का प्रतिरोध किया था। अगला है मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारी को वेतन नगद में न देकर जागीरों में दिया जाता था। वही दस्तावेज को जमा जामी कहा जाता था। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह पर माहवारी पैमाने पर कर दिया जाने लगा। इसमें से कौन सा सही है? सही नहीं है। तो तीसरा सही नहीं है कि शाहजहां के अधीन मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। इसका कारण यह था कि उसने प्रशासन की और बहुत सावधानी से ध्यान दिया और अधिकारियों के रूप में बहुत सोच समझकर सुयोग्य व्यक्तियों का ही चयन किया। बाकी सही है।
मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसा ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। और बंगाल में ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मिरास वतन भी कहा जाता था। तो इसमें कौन सा सही है? नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीनें दस्तकारों के मिरास या वतन बन गई थी जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। उत्तर भारत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अनुसार सयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था। इसके मूल का आबादी भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें सूबों तथा उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों, सरकार, महल, परगना का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 14 प्रांतों का विस्तृत जानकारी ये गलत है। तो इसमें क्या था? आईने अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी में 12 प्रांतों की चर्चा की गई है, ना कि 14 प्रांतों की। अगला है मुगल काल में इजारेदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो लगान वसूलने वाला ठेकेदार, राजस्व तय करने वाला अधिकारी, या ऋण का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, या भूमि का सीमांकन करने वाले अधिकारी। तो ये जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित थे लगान वसूलने वाले ठेकेदारों से। ठीक है। फिर है 33वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्ता और खालसा दोनों भूमि के प्रकार थे। जहाँ इक्ता सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली विशेष भूमि थी, जिसमें इक्तदार, जिसे अमीर या मुक्ता कहा जाता था, कर उगाही कर सकता था लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वहीं खालसा सुल्तान के प्रत्येक नियंत्रण में होती थी। दूसरा है उस्र और खराज दोनों राजस्व प्रणालियों के प्रकार थे। जहाँ उम्र के जरिए बटाई प्रणाली पर आधारित राजस्व संग्रह होता था, वहीं खराज नगद संग्रहण पर आधारित था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, केवल पहला सही है। तो दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि भारत नहीं, हाँ, इसमें पहला सही, दूसरा गलत है क्योंकि उस और खराज दोनों भूमि कर के प्रकार तो थे, पर जहाँ प्रथम मुस्लिमों पर आधिपत्य होता था, वहीं दूसरी गैर मुस्लिम पर होता था। नेक्स्ट है मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। अकबर व औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में समय में हुआ था? सॉरी, दरबार बोल रही हूँ। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39 में मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, जिस कारण लोग उसे रंगीला कहते थे। हमारे सिंहासन में बैठने वाले अंतिम शासक भी था नादिर शाह। एक मिनट, नादिर शाह तो लास्ट था। नादिर शाह लास्ट था। मोहम्मद शाह के टाइम में ये अकबर के। मोहम्मद शाह जो था उदासीन, मदिरा और सुंदरी में तो लीन रहता था। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कालावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो किसने संगीत की शिक्षा ली थी? तो ली थी अकबर ने। फिर है 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? हिंदुओं के विरोध और शासकों को के लालच की वजह से जजिया लगाया गया। औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया था ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया जा सके। जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, जिस विशेष कर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। जजिया राजकोष पर बढ़ने वाले दबाव को कम करने के एक उपाय था। तो इसमें क्या तर्क सही है? तो इसका तर्क ये सही है। तर्क की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, जिसके विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। ठीक है। तो 1669 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लागू किया था। सतीश चंद्र उसके इस कदम को गहराते हुए राजनीतिक संकट, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से साथ जोड़कर देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना सरकार, सूबा सरकार, परगना सूबा, सूबा सरकार परगना, या परगना सूबा सरकार। तो ये परगना सूबा सरकार पसस। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाले उनकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के साथ मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्रों से जजिया कर वसूलने लगे। पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। मराठा साम्राज्य मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ। मराठा साम्राज्य में सैनिकों को कर रहित भूमि प्रदान की जाने लगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा सिंचाई कर, मराठा भू राजस्व, मुगल कालीन चुंगी और सिखों के सैन्य प्रशासन से। तो संबंधित है मराठा भू राजस्व से। शिवाजी मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व संबंधित है। इस काल मराठा जागीरदारी को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। वाणिवास युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा न तो वे अपने कारखानों की घेरेबंदी कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थे। ये गलत है क्योंकि ये जो थी फ्रांसीसी डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व, ये तो दूसरा सही है। पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत में यूरोपीय आगमन का मार्ग प्रशस्त किया और गौरतलब है पुर्तगाली वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यात्री था। ये भी सही। ये तो मैं तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस सरकार पर निर्भर थी जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उनकी सहायता करती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। और भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? डच खोजकर्ता भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भारत के समुद्री मार्ग में एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। पहला गलत है, दूसरा इसमें सही होगा क्योंकि वो तो वास्को डी गामा था। ऑप्शन इसमें गलत पूछा है ना कि विचार कीजिए कौन सा सही नहीं है। अरे इसमें सही नहीं है तो ए है, बाकी दूसरा तो सही है। अगला है बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में अर्जित धन, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना, बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। यानडबू की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश तथा नेपाल, ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान, ब्रिटिश तथा भूटान और ब्रिटिश तथा वर्मा। तो यानडबू की जो संधि हुई थी वह हुई थी ब्रिटिश तथा वर्मा के बीच 1824 में। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो तनसरीम तथा अराकान के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा, वर्मा द्वारा फ्रांसीसी व्यापारियों को विशेष सुविधा देने से अंग्रेज व्यापारियों के हितों से टकराव, वर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना, कोमोडोर लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोतों को रंगून भेजना एवं वर्मा से क्षतिपूर्ति की मांग करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, वर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना। ये सही यही था। और है राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना, जमींदारों को नियंत्रित करना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो इसमें जो था डी वाला था। और कौन लाया था? डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राजा का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? झांसी, अवध, मैसूर और सतारा। तो वह है अवध। अवध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिदीन लिखी? बाबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, जैनुल आबेदीन सुस्तरी। तो ये जो किया था जैनुल आबेदीन सुस्तरी ने। पश्चिम दमन और संकीर्णन की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड जॉन लॉरेंस द्वारा। तो ये जो किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। स्वाभाविक वारिस के न होने पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासती राज्य का विलय नहीं किया गया? सतारा, करौली, पुरकोया, बड़ौदा। तो इसमें किसका नहीं किया गया था? वो नहीं किया गया था करौली का।
तो करौली रियासत का विलय अंग्रेज राज ने नहीं किया था, यद्यपि इसका स्वाभाविक वारिस नहीं था। और अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? जूट उद्योग लगभग संपूर्ण यूरोपियों के स्वामित्व में था। सूती वस्त्र उद्योग लगभग संपूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व में था। सूती वस्त्र उद्योग आमाप में छोटा था। सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ये सही नहीं है। सूती वस्त्र उद्योगों की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम थी, ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो क्या हुआ था कि औपनिवेशिक काल में केवल उन उद्योगों पर ध्यान दिया गया था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक विकास में सहायक थे, जैसे कॉफी, चाय, रबड़, जूट उद्योग आदि ऐसे क्षेत्र में जिनमें लगभग संपूर्णतः यूरोपियों का ही स्वामित्व था। ये ब्रिटिश शासन के निवेश के लिए मुख्य क्षेत्र थे। फिर है नेक्स्ट 52वां, चिरस्थायी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कलोचित प्रतीत हुआ। उपयुक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी के बनारस प्रखंड एवं कर्नाटक के उत्तरी भाग में लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% भाग शामिल था। इस व्यवस्था में कृषि उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका संपूर्ण लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त हुआ। यह कुछ समय के लिए लाभदायक रही, लेकिन इसमें कोई दीर्घकालिक प्रभाव न ही प्राप्त हुआ और रैयतों से सीधे बंदोबस्त करना अधिक उचित लगा। इसलिए कुछ स्थानों में इसके अलावा इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने अन्य प्रदेशों में विस्तारित नहीं किया। नेक्स्ट है, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? हेनरी दुंदास, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुंडो और कैप्टन रोड रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का बारामाल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया। ये 30 वर्षों के लिए लागू की गई। इसकी दर 1/3 निश्चित की गई थी। और अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं थी? भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की रक्षा करना था। 15% के गारंटीड ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया, जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व में देय होगा। निर्माण कार्यों में पारिस्थितिकी को असामान्य कर दिया गया और रेलवे के निर्माण को इस प्रकार नियोजित किया गया कि यह आंतरिक बाजारों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इससे आंतरिक बाजार नगरों के बीच अंतर संबंध मुहैया नहीं हुआ। इसमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं जो होगा वो बी होगा, 15% के गारंटीड ब्याज वाला, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे विभाग पर अंधाधुंध धन निवेश किया, क्योंकि उनको लागत व्यय पर 5% निश्चित लाभ की गारंटी प्राप्त थी। ऐसा कथन भी सही नहीं है। अगला है, कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फसल की एक किस्म से, राजस्व अधिकारी से, भारत की यूरोप को निर्यात कपड़ा या भारतीय नील। तो कैलिको जो संबंधित है, कैलिको संबंधित है भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। फिर है, ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलित रूप थी। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता संबंधित थी। यह मुगल कालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी। यह मुगल राजस्व प्रणाली थी। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये बी। तो बी सही, बी जो है सही है। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता संबंधित थी। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पटना, गुजरात, पूना, अहमदाबाद। तो सूपा विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी पूना से। सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना जिले से हुई थी। सूपा एक विपणन केंद्र मंडी था, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 15 मई 1875 को वहां आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत इकट्ठा हो गई, जिन्होंने साहूकारों को बहीखाते जला दिए और अनाज की दुकानें लूट ली। उनके घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोहियों को कैद किया, जो भी करना था किया। और है 58, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है।
दामिन ई को का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुदान में दी गई भूमि से, संथाल परगना से, संथालों की धार्मिक पुस्तक है संथाल के देवता से। तो ये संबंधित है संथाल परगना से। अंग्रेजों द्वारा संथाल को जमीन देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। जमीन के बड़ी भाग को क्या कहा गया? दामिने को के रूप में सीमांकित किया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? मेरठ, झांसी, दिल्ली, लखनऊ। 1857 के विरोध के बाद तो उसने किया था दिल्ली पर। तो अंग्रेज ने एक लंबे समय तक भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह जफरबंदी बना लिए गए। उनके राजकुमार पकड़कर वहीं मार दिए गए। सम्राट पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लैंसडाउन को। तो ये जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात विद्रोहियों पर क्रूर कार्रवाई न करने के कारण लॉर्ड कैनिंग को दयालु से संबोधित किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, कैनिंग को। दक्कन दंगा अंग्रेजों का संबंध किससे था? किसानों की ऋणग्रस्तता से, दक्कन में विधि और व्यवस्था का अभाव से, रैयतवाड़ी व्यवस्था की समस्याओं से और दक्कन में सांप्रदायिक दंगों से। तो ये जो था ये था किसानों की ऋणग्रस्तता थे। अगला है बंगाल की तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों को हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, या भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व को कृषकों को प्रदान करना, या जमींदारों प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, या कृषकों को समस्त ऋणों को रद्द करना। तो ये जो है ये है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, तेभागा था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो इसमें जो कथन सही हुआ वो दोनों के दोनों हैं, पहला और दूसरा। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय के संदर्भ में लिखा? वस्तु के संदर्भ में लिखा। भारत के औद्योगिकरण, भारतीय मजदूरों की दशा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नील उत्पादन, किसानों की उत्पीड़न। तो ये जो था नील उत्पादन किसानों के उत्पीड़न से रिलेटेड था। और किसने लिखा था बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट है 66 यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी विलियम डेरोजियो, डेविड हेयर, द्वारकानाथ टैगोर या प्रसन्न कुमार टैगोर। तो ये जो थे हेनरी विलियम डेरोजियो। है 67 निम्नलिखित में से कौन सा थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? मैडम एफ.जी. ब्लावत्स्की, एओ ह्यूम, कर्नल एच. एलकॉट और श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसमें से जो नहीं थे वो नहीं थे एओ ह्यूम। ये कहाँ से आ गया? नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। 1889 में एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनी थी और एओ ह्यूम का संबंध कांग्रेस की स्थापना से, ना कि यहाँ से। फिर है नेक्स्ट महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी नाम से जाना जाता है? ज्योतिबा फुले, गोपाल के हरि देशमुख, दादाभाई नौरोजी, बाल शास्त्री। तो ये जो जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। आधुनिक भारत में हुई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सुधार के उद्देश्य से भारत के सेवक समाज की स्थापना की। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिव दयाल साहिब द्वारा 1861 में आगरा में की गई। सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। और राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के समर्थन में एवं समाज सुधार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए उदंड मार्दंड नामक समाचार पत्र निकाला। इसमें से जो सही है वो हो जाएगा डी, मतलब गलत पूछा है। तो गलत। राजा राम मोहन राय ने संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार आदि पत्रों का प्रकाशन किया। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रसारण 1824 में कलकत्ता से जुगल किशोर द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया जिसे विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया? बहराम जी मालावरी ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या इनमें से कोई नहीं तो किया था आपके जाने माने बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, हाँ।
नेक्स्ट है लोकहितवादी उपनाम किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, और महादेव गोविंद रनाडे को, ज्योतिबा फुले को, बाल गंगाधर तिलक को। तो लोकहितवादी तो जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। तो गोपाल हरि देशमुख संभवतः पश्चिम भारत के सबसे पहले धार्मिक सुधारक थे। ये लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। फूले ने वर्ष 1873 में सतशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी और बाल गंगाधर तिलक को निस्वार्थ से देश सेवा भावना के कारण लोकमान्य की उपाधि दी गई। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? भारतीय सेना के प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए, भारतीयों को विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये जो किया गया था सिविल सेवा में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। कंपनी निदेशकों ने उनकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया और 1806 में उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया। और कॉर्नवालिस के समय भारतीय नागरिक सेवा में भारतीयों को बड़ी सख्ती से पूरी तरह अलग रखा जाता था। 1853 में एक चार्टर एक्ट द्वारा यह कानून व्यवस्था लागू की गई कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे, अतः विकल्प भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ना तो एक ना तो दो, क्योंकि दोनों उल्टा सीधा दिया गया है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और विल्किंस ने भगवद गीता को लिखा था। ठीक है, तो ये चलिए कहाँ तक हुआ था। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। तो यहाँ पर दिया गया, शायद पॉज हो गया था। तो है प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। लॉर्ड मैकाले के संस्मरण पत्र में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सरकार से कहा गया कि जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण कर, ये असत्य है, बाकी सब सही है। कांग्रेस का महल भरा भरा रहा है और भारत में लगते रहते मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, जिसे लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये सही है। ठीक है, तो थोड़ा पीछे हो गया, अगर कहीं कुछ हो गया तो बताइएगा जरूर। तो 77वां है निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था? तो पीसी रे नहीं थे, बाकी एच.डी. डांगे या मुजफ्फर अहमद और सिंगार वेलू थे। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस गर्म दल सदस्य थे। तो ये सही है दूसरा। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कुख्यात है? तो वह चिदम्बरम पिल्लई। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के नरमपंथी नेताओं के विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया गया। यद्यपि इस आंदोलन का विस्तार बंगाल से लेकर महाराष्ट्र एवं पंजाब तक था, फिर भी दिल्ली इससे अछूता रहा। तो इसका गलत है दोनों के दोनों, क्योंकि नरमपंथी नेताओं का स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्राप्त था तथा इनके सहयोग से ही बनारस अधिवेशन में इसका समर्थन एवं अनुमोदन किया गया। गर्मपंथी और नरमपंथी नेताओं में इस आंदोलन से विस्तार को लेकर मतभेद थे और नरमपंथी से मात्र बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी इसका विस्तार बंगाल से बाहर भी करना चाहते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व बॉम्बे एवं पुणे में लोकमान्य तिलक ने, पंजाब में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने तथा दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया। ठीक है, और है नेक्स्ट है 82 और यूएसए में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना? पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं बिहार। तो ये जो किया था किसने? ये किया था पंजाब ने। अगला है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जे.एम. सेनगुप्ता ने। तो ये किया था जे.एम. सेनगुप्ता ने। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने, मोतीलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल अली ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये जो किया था
ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाथ तोला आंदोलन उत्तरी बंगाल में चलाया गया था, जिसमें हाट में भूस्वामियों द्वारा किसानों से लिए जाने वाले करों का विरोध किया गया। वल्ली जनजाति ने साहूकारों, जंगल के ठेकेदारों और धनी किसानों के विरोध में 1945 में विद्रोह किया था। नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भारत को छोड़ो आंदोलन का प्रमुख अंग था। वाइकोम सत्याग्रह केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर आरंभ किया गया था। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सी वाला सही है। नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख अंग था। स्वामी परमानंद तीर्थ संबंधित थे। पुन्नप्रा वायलार सत्याग्रह से हैदराबादी रियासत में चले आंदोलन से, बरेली में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व से, आंध्र प्रदेश में पोलियारो के विद्रोह से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हैदराबाद रियासत में चले आंदोलन से। फिर है नेक्स्ट, 1901 में बम्बई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को भूस्वामियों अधिकार छीन लेना था, ताकि वे शादी विवाह और त्योहारों पर फिजूल खर्ची न कर सके। इस विधेयक का किस राष्ट्रवादी द्वारा जोरदार विरोध किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो किया गया था ये फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। शालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नोरिस के मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर किस राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा मिली थी? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, भीमचंद्र बनर्जी को। तो ये जो मिला था ये मिला था सुरेंद्र बनर्जी को। शालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नोरिस के मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर किस राष्ट्र इनको कारावास सजा दी गई थी? निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? निहाल रंजन रे ने, या नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, या वरिंद्रनाथ कुमार घोष ने? तो ये जो किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? यह कहा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। तो ये जो थे ये थे मनसुख लाल नाजर, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक। अगला है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, किसको नहीं पता। और अगर भारत की स्वतंत्रता के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही हैं। पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा? उसकी आकांक्षा भी थी कि युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें, छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करें, श्रमिकों के बीच साम्राज्यवादी विरोधी विचार विमर्श प्रारंभ करें, या पंजाब के ट्रेड यूनियन आंदोलन की रचना में सहायक हों। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें। चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गणेश घोष, लोकनाथ बाल और अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। इसके नेता सूर्यसेन समूह में जुड़ने से पहले ढाका के वकील थे। सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़े थे। इस समूह के चटगांव के शस्त्रागारों पर अधिकार करने की एक कार्य योजना बनाई थी। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है चटगांव के बारे में? तो वो जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा बी। तो इसके नेता सूर्यसेन समूह ने जुड़ने से पहले ढाका से वकील थे। तो बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा चटगांव की राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। अब इसलिए बी सही नहीं है। सूर्यसेन चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव थे, तो इसलिए सही है। और सूर्यसेन ने अपने सहयोगी अनंत सिंह, अवकाश चक्रवर्ती, प्रीति लता वाडेकर और लोकनाथ, गणेश घोष और कल्पना दत्त आदि के साथ मिलकर रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। फिर है नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना, या राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो ये जो सही हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। और है अगला है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए थी।
और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा 98 का बी। तो तो पह तो इसमें पहली जो महिला अध्यक्ष चुनी गई थी सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। यह अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये तो सही है, लेकिन जो पहली अध्यक्ष महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है तो वो कौन थी? सरोजिनी वो थी एनी बेसेंट थी, 1917 में चुनी गई थी। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो जो हुआ था वो हुआ था तो असहयोग आंदोलन के टाइम में। फिर है 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस के ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को। तो ये बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? चूँकि पहला है चूँकि रक्षा का विषय केंद्र के पास था, न कि प्रांतों के पास था। कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू का यह बयान था कि भावी निर्णयों का संविधान सभा का प्रभुत्व अधिकार होगा। समय सीमा की समाप्ति तथा समूहीकरण अनिवार्य रूप से होने की पुष्टि होना और 3 समूह में प्रांतों की असमान संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू का यह बयान था कि भावी निर्णयों पर संविधान सभा का प्रभुत्व अधिकार होगा। 102 है निम्नलिखित में से किसने चटगांव सशस्त्र हमले का नेतृत्व किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी या अनुशीलन समिति ने। तो ये जो किया था वो किया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने। अभी तो आपको बताया भी गया था। 103 है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक स्वचांट भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा गया, के निष्कर्षों पर आधारित था। पूना समझौते को सांप्रदायिक पचांट के स्थान पर नए अधिनियम के रूप में लाया गया। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सही है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है दूसरा गलत है एक मिनट, दूसरा गलत है ना? दूसरा गलत है क्योंकि पूना समझौते को सरकार ने सांप्रदायिक पछाड़ के संशोधन के रूप में स्वीकार किए ना कि नए अधिनियम के रूप में स्वीकार किया। फिर है नेक्स्ट है आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? प्रणामी पंथ का, थियोसॉफिस्ट का या ए बी दोनों का, एक किसी का नहीं। तो ये जो नहीं पड़ा था वो नहीं पड़ा था प्रणामी पंथ का। सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है ये है असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा तुर्क की हार के बाद भारतीय मुस्लिम समुदाय के भविष्य को लेकर चिंतित थे। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के भाग्य को ऊपर उठाना था। और 17 मई 1920 को सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के बाद गांधी ने मुस्लिम नेताओं को असहयोग का तरीका अपनाने का सुझाव दिया था। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था लाल कुर्ती, रेड शर्ट। कामागाटा मारू क्या था? तो औद्योगिक केंद्र था, एक बंदरगाह था, एक जहाज था, एक सेना की टुकड़ी थी। तो ये जो थी ये क्या थी? तो ये जो थी एक जहाज थी। तो ये तो याद ही होगा 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों को कनाडा में घुसने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। लेकिन नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीय कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दे दी जो लगातार यात्रा करने नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित होकर गुरदीप सिंह ने 36 यात्रियों को कामागाटा मारू नामक जहाज से लेकर वैंकूवर की ओर चले, लेकिन वैंकूवर में जहाज को प्रवेश करने से रोक दिया गया। यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी गठित की गई। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? आचार्य नरेंद्र देव ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, चंद्रभानु गुप्त ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो ये किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। फिर है मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों के में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो वह जो था वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। वो तो भाग निकले थे वहाँ से।
और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरी के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया, कॉर्नवालिस द्वारा, वारेन हेस्टिंग द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड क्लाइव द्वारा। तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग द्वारा। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के पीछे निहित कारकों के लिए इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शोषण के वास्तविक स्वरूप को समझना, जिसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. वाचा के भारतीय निर्धनता से संबंधित लेखों में सिद्ध किया गया। मैक्स मुलर, आर.जी. भंडारकर आदि द्वारा भारत के अतीत की पुनः खोज, जिसमें आत्मविश्वास भरा और दास्ता के इतिहास के औपनिवेशिक दावे को असत्य ठहराया। मध्यम वर्गीय बुद्धिमत्ता का उभार, जिसने विचार, ज्ञान और मूल्य के साझा आधार पर निर्माण किया। निरूपण और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, इसमें से कौन सा सही है, तो वो सही हो जाएगा डी, निरूपण और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। दो वास्तुकारों एडवर्ड रूटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और यहाँ की इमारतों को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा केवल बी। तो केवल बी है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में ब्रिटिश राजधानी में बुलाई गई, तो ये 11 है, ना कि 12। अगला है, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासनिक सहकारी भाषा बनी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड लीटन। तो ये जो बना था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। फिर है 115, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है, गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजिनी नायडू। तो ये जो संबंधित है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड लेंसडाउन ने। तो ये जो किया था उपहास, ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। डफरिन ने 1884 से 88 तक भारत का वायसराय रहा और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा कि यह तो केवल अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांग को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी। अगला है, टॉमस मुनरो ने किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, 1820-27, 1926 या फिर 1822-29 या 1828-25। तो ये जो रहे थे 1820 से 1827 तक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो यह है भारत शासन अधिनियम 1919। फिर है नेक्स्ट, और 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को इस युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले निर्णय देने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्य वाली काउंसिलों के हाथों में दे दिया। इसमें कौन सा सही है, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका सी। इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कर्टिस थे। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को 2 भागों, केंद्रीय और प्रांतीय, विभाजित कर दिया गया। इसमें कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 और ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था, तो वह था 1935 में। ठीक है, याद ही होगा। और है फिर, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ICS मतलब जो IS की परीक्षा होती है, पहले इसको ICS बोलते थे। तो ये है, ठीक है, 122 का डी। और है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 मांडवी जन्मस्पट सुधारों में किस वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया था।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, एक ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 1919 के मांडलिक जनस्वार्थ सुधार में 21 वर्ष से आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति नहीं दी गई थी। कथन ए इसलिए गलत हो गया, दूसरा तो सही है। एलिफेंटा द्वीप के बारे में कथन में से कौन सा सही है? एक विशाल हाथी नुमा संरचना वहाँ पाए जाने के बाद ब्रिटिश द्वारा इसे यह नाम दिया गया। इसमें एक विशाल स्तूप है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए सुविख्यात है। यह पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। जिसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि ये पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। एहोल वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। चालुक्य युग में एहोल को मंदिरों का नगर कहा गया था। एहोल के गलत पूछा है। एहोल के हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का मंदिर है जिसे लाट खां कहा गया। और एहोल में ही रविकीर्ति ने जिनेंद्र का मंदिर बनवाया जिसे गेमुत्तु मंदिर कहा गया। भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले एहोल के मंदिर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब गलत इसमें से बताना है तो वो हो जाएगा डी। तो भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले एहोल के मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में अवस्थित है। चालुक्य युग में एहोल कला और स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अधिकांश मंदिर विष्णु तथा शिव के हैं। एहोल से चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का लेख मिलता है, एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना विकिंत ने की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को, धार्मिक संप्रदाय को, मंदिर रचना शैली को, प्रशासनिक अधिकारी को। तो ये जो करता है मंदिर रचना शैली को। नेक्स्ट है नागर, द्रविड़ और बेसर है। तो ये क्या है? ये तीनों मंदिर की वास्तुकला की ये तीनों शैलियाँ हैं ना, सभी को बताया। पट्टलकल के मंदिरों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है। विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही हैं। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट करता है? स्तूप के चबूतरे को, मंदिर के प्रवेश द्वार को, चैत्य के बृहदाकार अलंकृत स्तंभ को या स्तूप के प्रदक्षिणा पथ को। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है ये मंदिर के प्रवेश के द्वार को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या है? तो अलाई दरवाजा के एक गुंबद भी है जिसे वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया पहला सही गुंबद है। और तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। मुगल काल में पित्रादूर किससे संबंधित है? मुगल चित्रकला से, गुंबद निर्माण शैली से, संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि से या मस्जिद बनाने में प्रयुक्त गारा से। तो ये संबंधित है संगमरमर अलंकृत सजावट की विधि से। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का, मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, श्रृंगरंग मंदिर तिरुचिरापल्ली का, दुर्गा मंदिर ऐहोल का। चोल राजाओं ने क्या कौन सा मंदिर बनाया था इसमें से? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चोल राजा ने बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का बनाया था। ठीक है। चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है धामेक स्तूप के संदर्भ में कौन सा राजवंश संबंधित नहीं है? मौर्य, कुषाण, गुप्त वंश, चालुक्य वंश से। तो धामेक स्तूप जो है इससे संबंधित नहीं था, चालुक्य वंश से। धामेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। धामेक स्तूप नींव अशोक के समय में रखी गई थी और इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था, जबकि गुप्त काल में पूर्णतः तैयार हुआ था। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये जो जाना जाता है ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग में है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। 2013 तक मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में था, लेकिन नवीकरण कार्य के कारण उसे नोबत्रा नामक स्थान पर स्थापित कर दिया गया था। इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों के कार्यालय के लिए किया गया था। वास्तुकार इसे थॉमस लियो हैं। अगला है अमरावती मूर्तिकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भावात्मक मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण से विकसित हुई है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है? बूंदी शैली का, जयपुर शैली का, कांगड़ा शैली का, किशनगढ़ शैली का। तो यह है किशनगढ़ शैली का बड़ी ठड़ी। अगर चित्रकला की किशनगढ़ शैली संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्रकला शैली सावन सिंह और उसकी प्रेमिका बड़ी ठड़ी के जीवन और मिथकों, प्रेम और भक्ति के प्रसंगों से जुड़ी है। इस शैली में राधा और कृष्ण के भक्तिमय और कामुक संबंधों पर चित्र बनाए गए हैं। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो इसमें जो सही हो जाएगा दोनों के दोनों हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वो स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्त्रोतों का संग्रह है? सुमंगलम विलासिनी, थेरी गाथा, ये स्त्रु धर्म पद्धति है, ऋतु संहार? तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा थेरी गाथा। थेरी गाथा प्रारंभिक बौद्ध महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली कविताओं का संग्रह है, तभी सही है। सुमंगल विलासिनी जो है दीघ निकाय से संबंधित बुद्ध घोष की एक टीका है। और स्त्री धर्म पद्धति महिलाओं के धर्म कर्तव्य संबंधित संग्रह है। और ऋतु संहार कालिदास की रचना है जिसमें प्रकृति का विवरण है। अगला है बोधिसत्व पद्य पहाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और ये चित्रकारी है जो अजंता में, बदामी में, बाग में, एलोरा में है। तो यह है अजंता में। ठीक है। और है 40 धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो वीर शैव जो है ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। 12वीं शताब्दी में वासवन के नेतृत्व में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की शुरुआत की गई। बरवस्तना कलचुरी राजा के दरबार मंत्री थे। इसके अनुयायी वीर शैव विलिंगायत कहलाए। अगला है कर्नाटक की बस्ती संबंधित हैं। बौद्ध प्रार्थना सभाओं से, बुद्ध परस्त समुदाय के केंद्रों से, जैन मठ केंद्रों से या ग्राम देवताओं की मूर्तियों से। तो ये संबंधित हैं, जैन मठ केंद्रों संबंधित हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ से, वेदों के प्रातःकार को अधिकार अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय से, यह परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ थे। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। अगला है पावाकुथु यमपुरी एवं रावण छाया का संबंध किससे है? पूर्वी भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कला शैलियों से, भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित नाट्य कला शैलियों से, या पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों से, या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कठपुतली कला से। तो ये जो संबंधित है ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कठपुतली कला से। पावाकुथु यमपुरी एवं रावण छाया का संबंध। इसको बता दें राग के विषय में क्या सही नहीं है? औढ़व राग में 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं। मेघ राग प्रातः काल में गाए जाते हैं। भैरव राग को भय की मनोदशा में इंगित किया जाता है। और कौशिक राग तीसरे पहर में गाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी, कौशिक राग को तीसरे पहर में गाया जाता है। गलत है। स्वर का एक साथ मिलकर उच्चारित करना राग कहलाता है। औढ़व, पाढ़व तथा संपूर्ण राग में क्रमशः 5, 6, 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। रागों के गायन में समय का भी महत्व है। भैरव राग उषा काल में गाया जाता है। और मेघ राग काल में दीपक एवं राग तीसरे राग जो दीपक एवं श्री राग तीसरे पहर में तथा कौशिक राग रात्रि में गाया जाता है। कौशिक राग रात्रि में गाया जाता है। अगला भारत का चांगथांग क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है? बांस, हस्तशिल्प, सूती वस्त्र के लिए, पश्मीना ऊन के लिए, चाय के लिए। तो चांगथांग प्रसिद्ध जो है वो है पश्मीना ऊन के लिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का चांगथांग क्षेत्र पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। चांगथांग क्षेत्र में चांगपा जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी एवं पर्शियन शब्द है। यह उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाई जाने वाली चांगथांगी बकरी पश्मीना बकरी से प्राप्त की जाती है। कथन विकल्प सी सही है। गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम, परांतक या राजेंद्र राजराज या राजेंद्र सेकेंड। तो ये जो की गई थी राजेंद्र प्रथम के टाइम। राजेंद्र प्रथम ने एक सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते में बंगाल पर किया था। इसकी सेना में गंगा को पार करते हुए स्थानीय राजाओं को हराया। उसने इस अभियान के समुद्र के मार्ग के अनुसरण किया तथा विजय स्मृति के रूप में कावेरी मुहाने पर एक नई राजधानी बनाई जिसे गंगाईकोंड चोलपुरम का नाम दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाओं की व्याख्या की। मेघदूत की कालिदास रचित पद्यात्मक रचना है। कौन सा सही है इसमें? दोनों ऑप्शन सही है। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा संबंधित कार्कीडम क्या है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में एक पड़ाव है। दक्षिण भारतीय उत्सवों संबंधित कन्नड़ साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। मलयालम कैलेंडर का आखिरी माह जिसे रामायण माह भी कहा जाता है। प्राचीन काल से मान्यता प्राप्त तमिल संस्कृति का एक प्रसिद्ध मंदिर है।
तो इसमें जो कौन सा सही है, ये सही हो जाएगा सी, मलयालम कैलेंडर का आखिरी माह जिसे रामायण कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में दीपमालिक आशय है। योगासन क्रिया से, मंदिर का स्थापत्य लक्षण से, एक त्यौहार से, एक नाट्य कला के एक रूप से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक त्यौहार से। ठीक है, तो पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।